हेलो एवरीवन। वी प्लस यू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। हमारी एचएसएससी फार्मासिस्ट जो प्रैक्टिस सेट चलाए हुए हैं, आपको कुछ दो तीन बातें बतानी है पहले, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। एक दो तीन यूट्यूब चैनल मैंने देखे, कई बच्चों के कमेंट भी आए, फिर मैंने सर्च किया कि कुछ बच्चे हैं ना जो शरारती तत्व कह लीजिए, या कह लीजिए जिनका सिर्फ काम ही यही है कि बच्चों से पैसे कैसे निकलवाने हैं, बच्चों को डाइवर्ट करना। तो ये र्यूमर्स चला रखा उन्होंने कि अपनी भर्ती भी सारी एचकेआरएन के थ्रू जाएगी। एचएसएससी के पास अपनी 1085 पोस्टें गई हुई हैं। ठीक है, 1085 पोस्टें। एचकेआरएन हरियाणा में जो भी जितनी भी कौशल रोजगार के थ्रू भर्तियां हैं जो डीसी रेट पे होती थी, वो एचकेआरएन के थ्रू होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार ही कोई पोस्ट एचकेआरएन के थ्रू भरी जा रही है और जो भरी गई है तो उसके बाद कोई भर्ती नहीं होगी। हर सरकारी डिपार्टमेंट में तकरीबन तकरीबन आप डायरेक्टरेट ऑफिस में भी जाएंगे तो वहां भी बहुत सारी पोस्टें ऐसी हैं जो हायर रैंक के एचकेआरएन के थ्रू फिलअप हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी रेगुलर भर्ती नहीं होगी। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ डिले हो सकती है आपकी भर्ती, इस महीने ना निकल के अगले महीने, नहीं तो नेक्स्ट। अभी एचएसएससी जो जितने फिजिकल एग्जाम थे, जिनमें फिजिकल मेजरमेंट थे या फिजिकल जिनके टेस्ट थे, जिन भर्तियों के जैसे फॉरेस्ट की भर्तियां थी या हरियाणा पुलिस की भर्तियां थी या फायर सेफ्टी की भर्तियां थी, तो ऐसी भर्तियों जिनमें फिजिकल टेस्ट था उनको लेने में लगी हुई है। और उन्हीं के चलते ये भी नहीं है कि एचएसएससी कुछ नहीं कर रही आप लोगों के लिए। इतने कोर्ट केस हुए हुए हैं पुरानी भर्तियों पे भी, उनके रिजल्ट भी संशोधित करने में लगी हुए हैं। अभी कल ही जो हरियाणा पुलिस की और हरियाणा डी ग्रुप की 2018 की भर्तियां थी, उनमें फादरलेस के जो 5 नंबर थे उसका केस चला हुआ था। उसका डबल बेंच का फैसला आया कि उसको रिजल्ट को संशोधित करो। तो एचएसएससी ने उसे मान भी लिया, हरियाणा सरकार ने। तो एचएसएससी ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर रहा है, वो निरंतर कार्य कर रहे हैं। तो हमारी भर्ती भी पाइपलाइन में है, जो भी नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट होंगी उनमें हमारी भर्तियां होंगी। अब स्टाफ नर्स, एमपीएसडब्ल्यू और जितने पैरामेडिकल की जो भी निकली हुई हैं, उनके एग्जाम सितंबर में हैं। तो आप लोग ये चीजों पर ध्यान ना दें कि भर्ती नहीं होगी या ऐसे चला हुआ है। अपनी तैयारी पे फोकस रखें। जिस दिन एडवर्टाइजमेंट आएगी, महीने 2 महीने 3 महीने बाद आपका एग्जाम हो जाएगा, और फिर ये ना हो कि हमें कुछ नहीं पता। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो डिप्लोमा इन फार्मेसी के, खासकर कुछ 1% डिग्री के भी होंगे जिनका पढ़ाई से कोई अभी वास्ता ही नहीं है। तो कम से कम रेगुलर एक टेस्ट तो लगा लो, कम से कम नॉलेज में तो रखो क्या कुछ चल रहा है, फार्मेसी होती क्या है। सभी के लिए नहीं बोल रहा, बहुत बच्चे जिन्होंने सिलेबस को 2-3 बार कवर भी कर लिया है, उनकी अच्छी प्रिपरेशन है, उनके लिए कभी भी एग्जाम आए वो एग्जाम देंगे। और मैं ये कहूंगा जितने बच्चे एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो भी रेलवे की भर्ती आने वाली है, जो भी वो क्राइटेरिया आए। अभी तक तो डी फार्मा है, बट उम्मीद है कि थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी भी लग रही है कि उसमें से डी फार्मा को हटा दिया उन्होंने, तो बी फार्मा आएगी क्वालिफिकेशन। बाकी जब नोटिफिकेशन आएगा तभी क्लियर होगा। तो जो बच्चा भी एलिजिबल हो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम जरूर दे के आए। आपको ज्वाइन करना है, सिलेक्शन होता है नहीं, वो अलग मैटर है। बट एक बार एग्जाम दे के आपको ये पता चलता रहेगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। ऐसे ही ईसीएचएस की भर्ती निकली हुई है, उसमें भी आप लोग अपना जो बी फार्मा है वो फ्रेशर, और डी फार्मा जो है 3 ईयर एक्सपीरियंस के साथ अप्लाई कर सकता है। तो इन र्यूमर्स में ना पड़ो, किसी को कोई पैसे मत दो। बहुत से ग्रुप ऐसे हैं जो आपसे पैसे ले रहे कि आपकी भर्ती निकलवा देंगे, इतनी पोस्ट बढ़वा देंगे, सभी बच्चे डोनेट करो, ये करो। कुछ नहीं है, उनका कोई भी धरातल नहीं है, उनको खुद को नहीं पता कुछ भी बातें। वो वहां जाते हैं, कुछ जो चल रहा होता है किसी क्लर्क से थोड़ा बहुत बैठ के बात करके आ जाते हैं, आपको बता देते हैं। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट ने करना है वो करेगी। आप लोग बस अपनी तैयारी करो, आपका काम है सिर्फ तैयारी करना। ठीक है, तो इन सभी बातों पे ध्यान ना दें और अपनी भर्ती पे ध्यान दें। जो भी आपकी जिस भी फील्ड से आप अभी काम कर रहे हैं, अपना काम करो। डेली कम से कम 1 घंटा कम से कम निकालें, चाहे उसमें आप सिर्फ क्वेश्चन को सुने, देखें, पढ़ें, रीड आउट करें। तो आपके माइंड से वो चीजें वॉश आउट नहीं होंगी बिल्कुल कि आपको कुछ नहीं आता। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, और प्लीज चैनल को सपोर्ट करो यार, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो चैनल को। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, फेक न्यूज़ों से दूर रहा करो। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस इज ए सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज ए सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर इज मेटोप्रोलोल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द एंटीकोगुलेंट रिवाक्सोबेन? तो व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीकोगुलेंट रिवाक्सोबेन? इट्स डायरेक्ट फैक्टर XA इनिबिटर। नेक्स्ट है, which medication is considered first line therapy for a patient newly diagnosed with type 2 diabetes mellitus, assuming no contradiction? Which medicine is considered first line therapy for patient newly diagnosed, जिसको अभी अभी डायग्नोज किया, पता चला है कि टाइप 2 डायबिटीज मिलेटियस है, और उसको जो फर्स्ट लाइन थेरेपी मेडिसिन है कौन सी देंगे हम? तो उसके देंगे मेटफॉर्मिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट टेकिंग एन ACE inhibitor develops a dry hacking cough, which mediator is responsible for these side effects? तो कौन सा जो इसका साइड इफेक्ट है ये किस चीज का है? तो ब्रेडिकेनिन का। व्हाट इज द एंटीडोट फॉर एन ओवरडोज ऑफ हेपेरिन? तो हेपेरिन के ओवरडोज में कौन सा एंटीडोट यूज करते हैं? प्रोटामिन सल्फेट। Which of the following stents is considered a high intensity stent at a dose of 20 mg? So which of the following stents is considered a high instant stent at a dose of 20 mg? It's rosuvastatin. Loop diuretic exert their primary effect on which part of the new nephron? So loop diuretic exert their primary effect on which part of the newborn nephron? So its effects the in nephron thick ascending limb of the lobe of Henle. Which antibiotic is associated with a risk of tendon rupture? So which antibiotic is associated with a risk of tendon rupture? It's ciprofloxacin. Floxacin. What is the primary mechanism of action of omeprazole? The primary mechanism of action of omeprazole is irreversible inhibiting of the HK ATPase pump inhibitor. Which medication in a is a short acting beta 2 antagonist used as a rescue inhaler in asthma? So which medicine is a short acting beta 2 antagonist? It's albuterol. A prolonged QT interval is a known adverse effect of which class of antibiotics? So a prolonged QT interval is known as adverse effect of which class of antibiotic? It's macrolides. Macrolides. Which of the following is a major adverse effect associated with aminoglycoside therapy? So it's ototoxicity. What is the therapeutic mechanism of action of alendronate? So what is the therapeutic mechanism of action? It's inhibiting osteoclasts mediated bone resorption. Which antidepressant requires a washout period of at least 14 days before starting a monoamine oxidase inhibitor to prevent serotonin syndrome? So it's sertraline, bupropion, duloxetine, or all of the above. What is the mechanism of action of the antiplatelet drug clopidogrel? So what is the mechanism of action? It's irreversible inhibition of P2Y12 adenosine diphosphate receptors. Which of the following calcium channel blocker is a known dihydropyridine? So which of the following calcium channel blocker is a known dihydropyridine? It's diltiazem. Next है, what is the primary indication for the use of spironolactone in heart failure? So it's aldosterone receptor antagonism to prevent cardiac remodeling. Next है, which medication is a known
benzodiazepine sedative hypnotic used for insomnia? तो which medication is ये non benzodiazepine sedative hypnotic used for insomnia? It's zolpidem. नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेंटोइन? तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेंटोइन इज प्रोलॉन्ग्स इनएक्टिवेशन ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल. नेक्स्ट है, विच ड्रग इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दैट टारगेट्स IgE फॉर द मैनेजमेंट ऑफ सर्व एलर्जिक अस्थमा? इट्स ओमेलिजुमेब. ओमेलिजम. हाउ मैनी मिलीग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड are needed to prepare 500 ml of 0.9% weight by volume saline solution? तो इसने पूछा हाउ मेनी मिलीग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड टू प्रिपेयर 500 ml ए 0.9% weight by volume saline solution. तो 0.9% weight by volume का मीन हो गया कि 0.9 ग्राम पर 100 ml. तो बनाना कितना 500 ml के लिए, तो 0.9 इंटू 0.9 इंटू 500 कर देंगे तो इस कितना आ जाएगा हमारा 4.5 ग्राम, और इसको mg में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4500 mg. नेक्स्ट है, ए प्रिस्क्रिप्शन calls for 150 mg of a drug. The available stock volume is 25 mg per ml. How many milliliters should be administered? तो कितना है 150 mg है, अवेलेबल स्टॉक वॉल्यूम कितना 25 mg पर ml. तो इसको इसे कट कर दो 6 ml आ गया. नेक्स्ट है, कन्वर्ट 104 डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस. तो सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट -32 ये इंटू 5/9. तो फ़ारेनहाइट कितना है 104 -32 इंटू 5/9, ये ब्रैकेट है. तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो कितना आ जाए 72 इंटू 5/9, 9 8 जा 72, 8 5 40 डिग्री सेल्सियस आंसर आ गया. नेक्स्ट है, एन IV इन्फ्यूजन 1 लीटर ऑफ नॉर्मल सलाइन. तो NS कितना है 1 लीटर इज ऑर्डर टू रन ओवर 8 ईयर. तो जो ड्रिप लगी हुई है एक नॉर्मल सलाइन की, इसमें 1 लीटर IV फ्लूइड आपका, तो वो 8 घंटे के लिए चलती है. द ड्रॉप फैक्टर ट्यूबिंग इज 50 GTT पर ml. ये GTT यूनिट होती है बच्चों ड्रॉप पर मिनट की. ठीक है कि 15 ml जाता है, 15 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से चल रहा है बाय ml. व्हाट इज द रिक्वायर्ड फ्लो रेट ऑफ ड्रॉप्स पर मिनट GTT मिनट्स. ठीक है, पर मिनट का निकालना इसको. तो कितना दे रखा हमको 1000. टोटल वॉल्यूम कितनी है अपनी, टीवी लिख लेते हैं इसको 1000 ml 1 लीटर. और टाइम कर लेते हैं, टाइम कितना हमारे पास टोटल टाइम है 8 आवर्स. तो 8 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर लो, मल्टीप्लाई बाय 60 कर दो, 40 480 मिनट्स हो गया. तो अब रेट निकालना है, रेट इन ड्रॉप्स पर मिनट GTT निकालना है. तो 1000 इंटू 15 GTT दे रखा पर ml, बाय में टाइम कितना है 480 मिनट्स. तो इसको कट कर लेंगे तो हमारा अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 3125. तो 31 GTT पर मिनट हमारा आंसर आ जाएगा, बी राइट हो जाएगा. नेक्स्ट है, ए पेशेंट रिक्वायर्ड ए डोज ऑफ 5 माइक्रोग्राम kg per minute of dopamine. The patient weight is 70 kg. How many milligram of dopamine will be received by patient per hour? तो डोपामीन की डोज निकालनी है mg में, हमको दे रखी है माइक्रो मिलीग्राम में, तो मिलीग्राम में निकालना है. ठीक है, तो ये डोपामीन
पर मिनट दे रखा है हमको, कितना है 5 mcg इंटू केजी, केजी में वेट कितना है इसका 70, तो हम पर मिनट निकाल लेते हैं फिर। तो पर मिनट में आ गया 350 mcg पर मिनट। ठीक है, 550 mcg पर मिनट आ गया है। अब इसने पूछ रखा पेशेंट रिसीव पर आवर, तो पर आवर के लिए इसको क्या करेंगे, 350 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे आवर में कन्वर्ट करने के लिए मिनट को, तो आ जाएगा 21,000 mcg पर आवर। अब mcg में तो आंसर में रखा है मिलीग्राम में, तो इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे, डिवाइडेड बाय 1000 कट होंगे 30, तो 21 mg पर आवर्स आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है एक्सप्रेस ए 1:2000 सॉल्यूशन एज ए परसेंटेज स्ट्रेंथ में निकालना है। ठीक है, तो 1:2000 का मीनिंग क्या हो गया, 1/2000 इजिकल टू कितना आ गया 0.005। ठीक, तो ये परसेंटेज में निकालना है अब इसको, तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो इसको, मल्टीप्लाई बाई 100, इसकी 4 जीरो आ जाएंगे, इससे ये कट गया, तो इसका आंसर आया 0.05%। ठीक है, ये डॉट के बाद 4 है ना डिजिट, तो 30 नीचे आ जाएंगे, ऊपर 100 से तो 2 कट गई, तो 0.05% आंसर आ गया। नेक्स्ट है हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ ए 5% हाइड्रोकोर्टिसोन ऑइंटमेंट मस्ट बी मिक्सड विद 30 ग्राम ऑफ ए 1% हाइड्रोकोर्टिसोन कोर्टिसोन ऑइंटमेंट ऑफ प्रिपेयर 2% ऑइंटमेंट। तो इसको एलिगेशन मेथड से कर लेते हैं, तो 5 - 2 करो, 3 पार्ट हो गया ऑफ 1%, एंड 2 - 1 ये हो गया 1 पार्ट हो गया, 1 पार्ट हो गया वो 5% का। ठीक है, तो 1:3 में आ गया, तो 1:3 में आ गया तो कितना है 30 mg। अगर 3 पार्ट 30 mg है तो 1 पार्ट कितना हो जाए, 3/30 10 mg। ठीक है, आंसर 10 mg हो जाएगा हमारा। ए चाइल्ड वेट 44 lbs, द रिकमेंडेड पेडियाट्रिक डोज ऑफ एन एंटीबायोटिक इज 10 mg पर kg पर डे, स्प्लिट इंटू 2 डिवाइड डोज। यानी कि एक बच्चे का वेट है 44 lbs, और जो पेडियाट्रिक डोज हमको दी गई एंटीबायोटिक की तो 10 mg पर केजी दी, यानी 1 kg पर 10 mg, और इसको 2 में डिवाइड करना है कि 2 डेज में स्प्लिट डोज बनानी है हमको इसकी, कि एक डे ये 2 में दे रखी है, तो हमने इसको एक के सिंगल डेज के लिए निकालनी है कि स्प्लिट इंटू 2 डिवाइडेड डोज। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 44 lbs है बच्चे का वेट, पहले तो इसको केजी में कन्वर्ट करो आप लोग, 44 डिवाइडेड बाई 2.2, lbs से केजी में बनाने के लिए, तो 20 केजी वेट आ गया, 20 केजी वेट आ गया, तो डेली डोज कितनी है, डेली डोज 20 इंटू 10, तो कितना हो गया 200 mg, 200 mg पर डे आ गया ना। तो अब इसको डिवाइडेड बाई 2 है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 100 mg पर डे आ गया। नेक्स्ट है इफ ए 30 ml ऑफ ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 450 ml टू मेक ए 2% सॉल्यूशन। इफ 30 ml ऑफ ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है 30 ml, उसको डाइल्यूट करते हैं 450 ml के साथ बनाने के लिए 2% सॉल्यूशन, व्हाट वाज द परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ द ओरिजिनल कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ओरिजिनल कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इसमें आप C1V1 कर लो इजिकल टू C2V2। तो C1 में क्या है, C1 तो निकालना है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की फर्स्ट की, ओरिजिनल की, और वॉल्यूम कितनी है V2, सॉरी V1 30 ml है, और C2 कितनी है 450 ml, और ये एक सेकेंड दोबारा से करना इसको थोड़ा, C1 हमको निकालना है, इनटू में V1 दे रखी है 30 ml, ml नहीं लिख रहा मैं, इज इक्वल टू C2 दे रखा है 2%, इनटू में वॉल्यूम दे रखी है 450 ml। ठीक, तो ये 2 इंटू 450 900, 900 बाई 30,
30 आ गया तो 30% का परसेंटेज रहेगा, तो 30% आ गया आंसर सी। ठीक है। हाउ मैनी मिली इक्विवेलेंट्स of potassium chloride are present in 20 ml vial of 14.9% KCl solution. Molecular weight of potassium 39, calcium तो क्लोराइड 35.5। तो पोटाशियम क्लोराइड का मोलिकुलर वेट भी दे रखा है, और हमको एक वायल में पूछ रखा है कि 14.9% जो पोटाशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, 20 ml की वायल है, तो हाउ मेनी मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ पोटाशियम क्लोराइड प्रेजेंट। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ पोटाशियम क्लोराइड निकालना है कि कितने प्रेजेंट है उसमें। तो 14.9% का मतलब हो गया कि 14.9 ग्राम इन 100 ml। ठीक है। और इसमें दे रखा हमको इनका वेट 14.9 हो गया पर 100 ml। ठीक है। तो 14.9 पर 100 ml हो गया, तो इसको 20 ml में कितना हो जाएगा ये 2980 mg इन 20 ml। इसको मल्टीप्लाई कर दो 20 से। ठीक है। इसके बाद इन्होंने दोनों का मोलिकुलर वेट दे रखा है, तो 39 प्लस 35.5 को ऐड करोगे तो 74.5 आ गया। तो 74.5 को इससे डिवाइड कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा 40 मिली इक्विवेलेंट प्रेजेंट ऑफ पोटाशियम क्लोराइड इन 20 ml वायल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी इन कंपाउंडिंग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी इन कंपाउंडिंग is acid base neutralization leading off to gas evaluation. What type of emulsion is standard vanishing cream? So what type of emulsion is standard vanishing cream? It's oil in water emulsion. Which equipment is used to reduce the particle size of crystalline solid by grinding? तो विच इक्विपमेंट, कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं पार्टिकल साइज को रिड्यूस करने के लिए? तो मोटार एंड पेसल। व्हाट इज द पर्पज ऑफ एडिंग ए ह्यूमिकेंट टू ए टॉपिकल डर्मेटोलॉजिकल फॉर्मुलेशन? तो कौन सा इमिटेंट यूज करते हैं हम डर्मेटोलॉजिकल जो फॉर्मुलेशन होती है उसमें? टू प्रिवेंट द प्रिपरेशन फॉर ड्राइंग आउट बाय रिटेनिंग मॉइस्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंथेटिक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर यूज्ड इन माइक्रो पार्टिकल ड्रग डिलीवरी? तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेटिक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर यूज्ड इज पॉलीलास्टिको एसिड्स। Hydrophilic lipophilic balance value from 3 to 6 are typically characteristics of which type of agent? तो HLB जो वैल्यू है वो वाटर इन ऑयल emulsifying agents. What is the ideal storage temperature condition defined for a refrigerator in pharmacy standard? तो आइडियल स्टोरेज टेम्परेचर कौन सी होती है फार्मेसी स्टैंडर्ड में रेफ्रिजरेटर की? 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। Which component is added to table specifically to promote breakup of the tablet matrix into smaller particles in the gastrointestinal tract? So that is disintegrants. Next है, pyrogens are primarily composed of which of the following? So pyrogens are primarily composed of which of the following is bacterial lipopolysaccharides. For a sterile compounding laminar airflow workbench, what is the minimum ISO class air quality required inside the direct compounding area? तो लेमिनार एयर फ्लो
वर्क बेंच होता है उस पे जो एयर का क्लास, कौन सी क्लास होनी चाहिए एयर फ्लो की, डायरेक्टेड इनसाइड इन द कंपाउंडिंग एरिया में, तो वो होनी चाहिए आईएसओ क्लास 5। नेक्स्ट है, ए पेशेंट टेकिंग वारफरीन इज स्टार्टेड ऑन amiodarone, what adjustment should typically be antiseptic? तो क्या कौन सी करनी चाहिए उसको, डिक्रीज द वारफिन डोज ड्यू टू इनिबिशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस इज absolutely contraindicated during pregnancy due to high ट्रेकागोनिक रिस्क? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आइसोट्रिटिनोनिन। अंडर फेडरल लॉ, what is the maximum duration of validity for a prescription of a schedule 2C2 controlled substance? No federal acceptation expiration limit through relief are strictly prohibited. Which laboratory parameter must be closely monitored in a patient taking clozapine? So which laboratory parameter must be closely monitored in a patient taking clozapine? Its absolute neutrophil count, ANC. What is the primary purpose of medication therapy management? So what is the primary purpose of medication therapy management? To optimize therapeutic outcome and detect medication related problems. Next है, when a pharmacist fills a prescription for an authorized generic substitute instead of a brand name drug, which book provide therapeutic equivalence evolutions? तो कौन सी बुक होती है वो, तो होती है हमारी ऑरेंज बुक। Which of the following profiles represents a sign of acute acetaminophen toxicity? It's markedly elevated ALT and AST levels. A patient present with muscle pain and weakness after starting a new medication regimen, which drug combination significantly increase this risk? तो कौन सी मेडिसिन का वो है, तो ये सिमावास्टिन प्लस जेमफिब्रोजिल। Which of the following statement is true regarding Schedule 3 and 4 controlled substance relief refills under federal regulation? So they can be refilled up to 5 times within 6 months from the date of issuing. What is the primary clinical utility of checking a patient serum digoxin level? So what is the primary clinical utility for checking a patient serum digoxin level? It's to prevent toxicity due to its narrow therapeutic index. अभी हम हरियाणा के ना जो करंट करेंगे कुछ जो 2026 से रिलेटेड हैं या 25 से रिलेटेड हैं, ठीक है। हरियाणा जीके में, हरियाणा जीके में हम पुरानी उसको नहीं पढ़ेंगे, अभी थोड़ा करंट देखते हैं। और आप सभी के लिए बता दें कि कुरुक्षेत्र गुरुकुल में फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक की पोस्ट निकली हुई है। जो बच्चा भी डिप्लोमा इन फार्मेसी आयुर्वेदिक से किया हुआ है वो अपने फॉर्म फिल कर सकता है, कोई ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है और टाइम टू टाइम भर्ती है और अच्छी तरीके से आप जॉब को ले सकते हैं, ठीक है। और नर्स की भी है शायद, तो एक बार फॉर्म देखते रहा करो। तो जो आपका साथी है जो आयुर्वेदिक से है तो उसे बताएं कि वो तकरीबन अपने तो सारे एलोपैथी वाले ही हैं। तो हाल ही में खादी रोजगार उत्सव 2026 का आयोजन हरियाणा सरकार के किस जिले में किया गया है? तो किस जिले में किया गया? खादी रोजगार उत्सव 2026 जो है भिवानी में मनाया गया है। नेक्स्ट है, वर्तमान में जारी बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है? तो प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता जो फिलहाल की उसमें है 1128 ग्राम। हाल ही में वर्ष 2026 में हरियाणा में कौन से अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो हाल ही में जो वर्ष 2026 में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का जो आयोजन किया गया वह 9वें अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया गया है।
हरियाणा के किस चिड़ियाघर में पहली बार भालू के बच्चे का जन्म होने के कारण वह चर्चा में रहा? तो भालू के बच्चे का जन्म जो हरियाणा के किस चिड़ियाघर में हुआ है, पहली बार हुआ है, और वो भी तो ये है रोहतक के चिड़ियाघर में। और जो अभी पीछे से एक अखबार में न्यूज आई थी, पहली बार यहाँ जो है दरियाई घोड़े आएंगे। भिवानी जू में तो दरियाई घोड़े का जो दरियाई घोड़े हैं वो हैं। तो पहली बार किस चिड़ियाघर में जो वर्ष 2026 में दरियाई घोड़े लाए जाएंगे, वो भी रोहतक चिड़ियाघर में है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पोर्टल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया? हरियाणा सरकार ने महिला के जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, जिसमें कुछ महिला आपस में मिलकर अपना कुछ छोटा बहुत काम करती हैं, अचार वगैरह डालते हैं, कोई बीजने वगैरह, जो भी उसका छोटा घरेलू उत्पादक है वे बनाते हैं, उनको डालते हैं। तो कौन सा पोर्टल जो सांझी बाजार स्थानीय ई कॉमर्स का जो है सरकार शुरुआत करेगी? हरियाणा के किस जिले को राज्य का पहला नशा मुक्त जिला घोषित करने के अभियान के तहत विशेष पुरस्कार दिया गया है? तो कौन सा जिला है? वो है सिरसा जिला। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किस संस्थान पर ऐतिहासिक घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए विशेष प्रशासनिक शिविरों का उद्घाटन किया है? तो यह किया है घरोंडा में। हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में आधुनिक स्पोर्ट्स साइंस सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने के लिए जो स्पोर्ट्स साइंस सेंटर का उद्घाटन किया गया है वो है पंचकुला में। नीति आयोग द्वारा जारी हालिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी इंडेक्स इंडिया इंडेक्स में हरियाणा को किस श्रेणी में रखा है? तो ये रखा गया है फ्रंट रनर के तौर पे। और जो ये आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, एसडीजी, इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है आपके नेट वगैरह के एग्जाम में, तो खासकर इसके बारे में काफी है। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को हाल ही में कृषि अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को जो है कृषि अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय चेयू को हिसार को मिला है। हरियाणा की किस महिला खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियन में स्वर्ण पदक जीता है? तो हरियाणा की किसने जीता है? तो ये प्रीति पंगाल ने। और अभी जो हमारे कॉमनवेल्थ गेम चले हुए हैं, उसमें भी अपने हरियाणा के तकरीबन 11 मेडल तो पक्के हो चुके हैं। तो इन सभी के भी आप जो डेली करंट है वो देखते रहे, न्यूज़ देखा करो, अच्छे अखबार को रीड आउट किया करो, ठीक है। जो पैरा एथलीट है हमारे, वो भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अरावली पर्यावरण संरक्षण परियोजना के तहत हरियाणा के किस जिले में सबसे बड़ा सफारी पार्क विकसित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है गुरुग्राम और नूह में। हरियाणा में म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत अब तक कुल कितने गांवों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति से जोड़ा जा चुका है? तो ये जोड़ा जा चुका है 5800 से अधिक। ये ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, इसमें पूछा है कि 24 घंटे बिजली आपूर्ति से जोड़ा जा चुका है, यानी होगी, हुई नहीं है अभी तक। ये नहीं है कि 24 आवर्स इन पे बिजली चल रही है, लेकिन इनकी लाइन जो इनके मीटर थे ना वो बाहर निकाल दिए गए हैं, और उस योजना के तहत इन गांवों को ऐड कर लिया गया है कि इस गांव को भी इस योजना में ऐड कर लो, इसको भी। तो अभी बिजली आई नहीं है, सिर्फ आपूर्ति से जोड़ा गया है। हरियाणा में के किस ऐतिहासिक स्थल पर हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को खुदाई के दौरान नए पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं? तो यह मिले हैं राखीगढ़ी में। हरियाणा सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए शुरू की गई प्राणवायु देवता पेंशन योजना के तहत प्रतिवर्ष कितनी पेंशन राशि दी जाती है? तो प्राणवायु के तहत 2750 दी जाती है। ये किसको दी जाती है? जो वृक्ष पेड़ 15-25 साल से अधिक आयु के हैं उनको। तो जितनी जैसी जिसकी एज है उसके, जो बरगद गांव में पीपल होते थे जो 100 साल पुराने हैं, 80 साल पुराने हैं, 50 साल पुराने हैं, उनकी उस हिसाब से उनकी डेटिंग करके ईयर्स की, तो उसके हिसाब से उनकी पेंशन और संरक्षण के लिए ये पेंशन दी जाती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए अपनी तैयारी अच्छे से रखें और र्यूमर से बच के रहें। किसी की बातों में अगर किसी को पैसे तो ना दें प्लीज, ठीक है, क्योंकि इन सबको आप लोग अच्छी तरीके से नहीं जानते।
बट इनका अगर आप एनालाइज करेंगे ना, पिछली भर्ती को लेकर अब की भर्ती को लेकर इनकी वर्डिक्ट को भी आप एनालाइज करोगे तो अपने आप समझ जाओगे कि कौन क्या बोल रहा है और किसने क्या किया है, ये सच है या झूठ है। थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाओ यार, आप लोग प्रोफेशनल्स हो। ठीक है, अपनी तैयारी पे ध्यान दो और प्लीज चैनल को सपोर्ट करो यार, कम से कम इसको 1000 तो करवाओ सब्सक्राइबर। ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।